जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023, यानी कि एसएससी एमटीएस के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास। साथ ही आज है 6 मई और आज 6 मई को आपका संडे था और संडे को इसलिए कोई एग्ज़ाम नहीं था। ठीक है साथी, आज आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके कल यानी कि सोमवार को 7 मई को होने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों का हम आज अध्ययन करने वाले हैं और देखेंगे उनसे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रश्न रहेंगे, साथ ही इन सभी को हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे और इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे, ताकि हो सकता है सोमवार से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारी क्लास से आ जाएं। ठीक है, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। एक बार से दोस्तों में सेशन को आप लोगों को क्या करना है तो शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। जो भी विद्यार्थी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, और ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, पर हौसले हैं साथी जो बार बार कहते हैं देख लेंगे। याद रखेंगे साथी, तलब मंजिल की इस कदर लगाना है और इस कदर आग में झोंकना है, ताकि जो पड़ोसी हमसे कभी कहते थे, हमारे माता पिता से कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, तो इसका जवाब आपको किससे देना है? सिलेक्शन लेके देना है। ठीक है, सिलेक्शन लेके देना है, ताकि जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं पीठ पीछे, वही आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ करें और कहें कि हम तो जानते थे ये लड़का बहुत होनहार है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, इसलिए इसका सिलेक्शन तो होना ही था। तो आपको याद रखना है, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, पर हौसला कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न कह रहा है साथी, राजा राममोहन राय को युगदूत, राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था। तो बात करेंगे राजा राममोहन राय की। साथी, इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। किसे? तो राजा राममोहन राय को। इनको याद रखेंगे। सर, इनको युगदूत किसने कहा था? तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा साथी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो राजा राममोहन राय थे, इनको क्या कहा गया है? युग का दूत कहा गया है, यानी कि युगदूत कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा राजा राममोहन राय को हम पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे एक बात और, जिसमें राजा राममोहन राय का एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया जाता है। बात करेंगे राजा राममोहन राय के एक प्रयास की, जिसके तहत 1829 में बंगाल में सती प्रथा बैन हो गई थी। कहाँ पर? बंगाल में 1829 में सती प्रथा बैन हो गई थी, लेकिन इन्हीं के प्रयासों से 1833 में पूरे भारत में इस सती प्रथा को बंद कर दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। एक कानून आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, क्योंकि राजा राममोहन राय का दोस्त हुआ करता था विलियम बेंटिक, तो उसी के समय एक कानून आया था 1829 में, उसके तहत बंगाल में सती प्रथा को बैन किया गया था। और साथ ही ये भी याद रखेंगे, जब बंगाल में बैन की गई तो उसका आर्टिकल क्या था? उस कानून का आर्टिकल था 17A। क्या नाम था? धारा 17A के तहत सती प्रथा को बैन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। राजा राममोहन राय जी के बारे में बात करेंगे तो इनकी एक पत्रिका बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है संवाद कौमुदी। क्या नाम है? संवाद कौमुदी। इनकी एक पत्रिका बहुत प्रसिद्ध है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है सर? तो राजा राममोहन राय की पत्रिका है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर, अगला प्रश्न कह रहा है, चर्चा में रही तपोवन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथी, तपोवन जल विद्युत परियोजना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में रही थी। इस पर हुआ क्या था, इसका भी डिस्कशन करेंगे, और कहाँ पर स्थित है ये भी जानेंगे। तो बात करेंगे साथी तपोवन जल विद्युत परियोजना के बारे में। ये परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड में। कहाँ पर सर? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौली गंगा नदी। कौन सी साथी? धौली गंगा नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे चलकर धौली गंगा विष्णु गंगा मिलकर के क्या बनाती हैं? तो अलकनंदा बनाती हैं। याद रखेंगे। तो धौली गंगा जो नदी है, इसी पर आपकी स्थित है तपोवन जल विद्युत परियोजना। सर, ये चर्चा में क्यों रही थी? तो आप याद रखेंगे, यह परियोजना उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर?
चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो जोशीमठ है, आपने अभी हाल ही में एक द हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देखी होगी, उसमें पहली हेडिंग थी जोशीमठ इज सिंकिंग, यानी कि जोशीमठ ढह रहा है। ठीक है, तो वही ये चर्चा में रही थी क्योंकि यहाँ पर आसपास तपोवन जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है एनटीपीसी के द्वारा। और इन्होंने कहा था कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, क्योंकि क्या हो रहा था सर, यहाँ पर भूस्खलन होने लगा, जोशीमठ ढहने लगा, नीचे की ओर धसकने लगा, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा था जब जो ये जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है एनटीपीसी के द्वारा, तो यही परियोजना के तहत जोशीमठ क्या कर रहा है, ढह रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। जोशीमठ में हुए भूस्खलन के कारण इसे तात्कालिक कारण से अभी बंद कर दिया गया है। ये भी याद रखेंगे, जो तपोवन जल विद्युत परियोजना है जो एनटीपीसी के द्वारा बनाई जा रही है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ के आसपास के क्षेत्र में, तो याद रखेंगे ये धौली गंगा नदी पर है। हालांकि इसे तात्कालिक कारण के चलते बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड में है, पहली बात तो पूछ लेगा तपोवन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो उत्तराखंड याद रखेंगे। अगर नदी पूछेगा तो धौली गंगा बताएंगे। ठीक है, चलते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा धौली गंगा नदी। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। बात करेंगे 12वें विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन की, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो साथी याद रखेंगे ये इसका आयोजन हुआ है फिजी देश में। फिजी देश सर कहाँ पर पड़ता है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर, प्रशांत महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिजी देश ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे साइड, ठीक है, एक छोटा सा आइलैंड है। यहीं पर विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजी देश में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, इस कारण ऐसा किया गया वहाँ पर। ठीक है, तो पहला विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन की बात करेंगे साथी, क्योंकि 12वां इस बार हुआ है, तो पहला कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1975 में नागपुर में। कहाँ पर साथी, 1975 में नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और उस दिन थी तारीख 10 जनवरी। क्या थी, 10 जनवरी उस दिन तारीख थी। इसी कारण प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने प्रश्न देखे। पहली बात तो 12वां शिखर सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया है, जो कि एक प्रशांत महासागर का आइलैंड देश है। और इसके अलावा पहला विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1975 में नागपुर में हुआ था 10 जनवरी को। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के इतिहास में पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया या लोकसभा का गठन कब किया गया है, तो इस समय इससे संबंधित ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करेंगे राज्यसभा की साथी, तो राज्यसभा जो अपनी संसद है, इस संसद का उच्च सदन है। क्या है, हाईएस्ट सदन है, याद रखेंगे, उच्च सदन है राज्यसभा। और पहली बार बात करेंगे साथी राज्यसभा की, तो इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को पहली बार इसका गठन किया गया था, किसका, राज्यसभा का। और याद रखेंगे जो राज्यसभा है इसमें अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख मिलता है। किसका, आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, सरला। क्या पढ़ी होगी, सरला। सरला से क्या होता है, संसद हो जाती है 79, रा से राज्यसभा हो जाती है 80 और ला से लोकसभा हो जाती है 81। ठीक है, याद रखेंगे। तो 80 अनुच्छेद 80 में क्या है, इससे संबंधित है, राज्यसभा का संबंध है, याद रखेंगे। और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने, याद रखेंगे, मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं, ये भी याद रखेंगे सर। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250। और इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे आप लोग, 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रख लेंगे आप लोग। तो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अधिकतम 250 सदस्य हैं, परंतु वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं। और साथ ही याद रखेंगे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है साथी राज्यसभा का सभापति के बारे में। तो जो अनुच्छेद आपका 64 है, क्या है, अनुच्छेद 64 है, यहाँ पर लिखा है कि जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा, क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट। वही अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये कहाँ पर लिखा है, तो अनुच्छेद 64 में लिखा है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। कह रहा है जो पंडित बिरजू महाराज थे साथी, ये किस घराने से संबंधित थे। देखो अभी तक एग्जाम में हमसे पूछता था किस नृत्य से संबंधित है, लेकिन इस बार क्या पूछा है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। तो बात करेंगे इनके घराने की। सबसे पहले तो पंडित बिरजू महाराज के बारे में जानेंगे। ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है साथी, कत्थक। क्या है, कत्थक।
और इसी कथक के प्रमुख कलाकार थे कौन? पंडित बिरजू महाराज। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इनका हाल ही में 2022 में निधन हो चुका है। पंडित बिरजू महाराज उत्तर भारत के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो आपका कथक है इसके प्रमुख कलाकार थे। बात करेंगे साथी ये किस घराने से संबंधित थे? तो लखनऊ घराने से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे। इसके अलावा जो कथक लोक नृत्य इससे संबंधित प्रमुख कलाकार और हैं, जिनमें से लीला सेठ, वाजिद अली, सुष्मिता सेन और इसके अलावा सितारा देवी। ठीक है, याद रखेंगे लीला सेठ, सुष्मिता सेन, सितारा देवी, ये किसके संबंधित हैं? कथक से संबंध है। लेकिन आपको बताते चलें जो ये वाजिद अली हैं साथी, ये अवध के अंतिम नवाब थे, ये आप सभी को पता होगा। और इनको किसका शौक था? तो इनको कथक का बहुत ज़्यादा शौक था। किसका? कथक डांस का, जो घिरनी वाला डांस होता है उसमें इस डांस का इनको शौक था। इस कारण अवध के अंतिम नवाब के द्वारा लखनऊ घराने की स्थापना की गई थी। किसकी? याद रखेंगे, लखनऊ जो घराना है आप आज पढ़ते हैं, लखनऊ घराना, इसकी स्थापना किसने की थी? लखनऊ घराने की स्थापना तो इसके अंतिम नवाब थे अवध के वाजिद अली, इनके द्वारा लखनऊ घराना की स्थापना की गई थी। और ये भी एक कथक से संबंधित कलाकार थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और लीला सेठ, सितारा देवी, वाजिद अली, सुष्मिता सेन आदि जितने भी व्यक्ति हैं ये सारे के सारे किससे संबंधित हो जाएंगे? कथक, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपसे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है लेबंग बुमनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन एसएससी आपसे अक्सर पूछता है, तो याद रखेंगे लेबंग बुमनी किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लेबंग बुमनी की बात की जाए तो साथी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किससे? त्रिपुरा राज्य से। इसकी चर्चा अक्सर रहती है क्योंकि यह जो लोक नृत्य है साथी ये फसल की कटाई के त्यौहार पर किया जाता है। आप सभी को पता होगा चैत्र माह में कटाई की जाती है, तो इसी से संबंधित आपका लेबांग बुमनी त्यौहार है जो कि चैत्र माह में फसल की कटाई पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करेंगे त्रिपुरा में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो सर पहला तो बिजू याद रखेंगे, दूसरा गरिया याद रखेंगे, तीसरा हौजागिरी। इसको नोट डाउन कर लेंगे। हौजागिरी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये आपका किससे हो जाएगा? त्रिपुरा से। ठीक है, बिजू, गरिया और हौजागिरी ये त्रिपुरा के भी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इसके अलावा हमने देखा लेबांग बुमनी के बारे में, ये भी कहाँ से हो जाएगा? तो लेबांग बुमनी भी आपका त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा जो कि फसल की कटाई पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, याद रखेंगे। क्योंकि साथी भारत जो है ये अपना कैसा देश है? तो कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पर जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, कल्चर जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे कृषि से संबंधित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भारत है, भारत में किसान ज़्यादा रहते हैं। किसान रहते हैं तो किसानों के त्यौहार कृषि से संबंधित होंगे। इसी कारण लेबांग बुमनी एक कृषि से संबंधित, फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है 2022 में बर्मिंघम में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर क्या था? कह रहा है जो बर्मिंघम गेम आयोजित हुए थे 2022 में, इसका शुभंकर क्या था? तो बात करेंगे इसके मस्कट की। तो बर्मिंघम 2022 के मस्कट था आपका पैरी द बुल। क्या था? पैरी द बुल इसका मस्कट था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या था साथी? पैरी द बुल इसका मस्कट था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ कहाँ पर हुए थे? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। सर यार इसको भी याद रख लेंगे। सर कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। इसके अलावा बात करेंगे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो भारत ने इसमें 22 गोल्ड जीते थे। 22 गोल्ड के साथ कुल 61 पदक जीते थे और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। साथी कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? भारत ने 22 गोल्ड सहित कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आप लोग याद रख लेंगे, चौथा स्थान प्राप्त हुआ। जबकि पहले स्थान पर बात की जाए कौन रहा था? तो साथी ऑस्ट्रेलिया रहा था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो साथी हमने देखा 2022 बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ का शुभंकर क्या था? तो पैरी द बुल था। इसको याद रखेंगे। और इसके अलावा भारत ने 22 गोल्ड सहित 61 पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया था और पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एहोल प्रशस्ति जो नर्मदा नदी के तट से प्राप्त हुई थी, इसका लेखक कौन था? देखो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे बनते हैं, इनको हम सभी को देखेंगे। ठीक है, तो एहोल प्रशस्ति की बात की जाए सर, ये नर्मदा नदी पर सबसे पहले तो प्राप्त हुई थी। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर साथी? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर इसको प्राप्त किया गया था। और बात करेंगे इसके लेखक की, तो याद रखेंगे सबसे पहले तो एहोल प्रशस्ति और इसका लेखक कौन था? तो रवि कीर्ति था। कौन था? रवि कीर्ति। और ये रवि कीर्ति कौन था? तो एक योद्धा के बारे में आपने सुना होगा, पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय का राज कभी हुआ करता था? रवि कीर्ति। कौन? पुलकेशन द्वितीय का राज कभी हुआ करता था? रवि कीर्ति। इसके द्वारा क्या लिखा गया था? एहोल प्रशस्ति। सर एहोल प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है? तो याद रखेंगे ये इस प्रशस्ति में पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन,
इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध के बारे में बताया गया है। एक युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य 618 में। कब हुआ था? याद रखेंगे 618 ईस्वी में, यानी कि एडी में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को कहाँ पर लड़ा गया था? तो नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में लड़ा गया था। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय के था, इसका राजकवि है रवि कीर्ति, उसकी पुस्तक है ऐहोल प्रशस्ति, इसमें जानकारी मिलती है। और इसमें जीत किसकी बताई गई है साथी? तो आप सभी को पता होगा इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीतते हैं। तो उनका जो लेखक था रवि कीर्ति, इसी के द्वारा लिखा गया है। पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसकी जीत हुई थी साथी? पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो रवि कीर्ति हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? कह रहा है जो पोलियो का टीका है इसकी खोज किसने की थी साथी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। पोलियो की बात करेंगे हम, तो पोलियो का टीका जो है इसकी खोज की थी जोनास सॉल्क ने। किसने साथी? जोनास सॉल्क ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? तो याद रखेंगे 1952 में इसकी खोज की थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे भारत के बारे में, पोलियो से संबंधित क्या अपडेट है? तो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। यूएनओ के द्वारा 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, याद रखेंगे। यूएनओ के द्वारा नहीं, माफी चाहेंगे, डब्ल्यूएचओ के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था वर्ष 2014 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे बच्चों में पोलियो रोग होता है, और ये होता किस कारण है? तो वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो के बारे में बात की जाए साथी, पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और आप सभी ने जो बचपन रहा होगा, बचपन में पोलियो की दवा 2 बूंद जिंदगी की पी होगी, तो याद रखेंगे भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। और बच्चों को में पोलियो होता किस कारण है? तो वायरस से होता है। और इसके टीके की खोज किसने की थी? तो जोनास सॉल्क ने की थी। सर कब की थी? तो 1952 में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत कब की थी? कह रहा है साथी, महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत कब की गई? देखो, गांधी जी के मन में एक विचार आया था कि 1903 में। कब? 1903 में। और 1903 में ही इन्होंने सोचा था कि हम 4 भाषाओं में इस पत्रिका को निकालेंगे, इंडियन ओपिनियन को। लेकिन सर इसका संपादन यानी कि शुरुआत कब हो पाई? तो याद रखेंगे 1904 में इसकी शुरुआत हो पाई थी। कब हुई थी? 1904 में इसकी शुरुआत हो पाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित थी, इसको याद रखेंगे। कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1904 में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करेंगे सर पहला संपादक कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो याद रख लेंगे मनसुख लाल। कौन थे? मनसुख लाल इसके प्रथम संपादक थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ था? तो गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में किया गया था, याद रखेंगे, क्योंकि उस समय गांधी जी 1904 में कहाँ पर थे? तो अफ्रीका में थे। यहीं पर इनका क्या हुआ था? गांधी जी के द्वारा, साथी गांधी जी के द्वारा यहीं पर इंडियन ओपिनियन पत्रिका को निकाला गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे इसकी भाषा के बारे में। सर भाषा की बात की जाए तो हमने आपको बताया था कि गांधी जी ने सोचा था 4 भाषाओं में। तो भाषा कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो हिंदी थी, दूसरे नंबर पर आपकी हो जाएगी, दूसरे नंबर पर साथी हो जाएगी आपकी अंग्रेजी, इसके अलावा तमिल भाषा और आपका गुजराती। ये कुल मिलाकर के 4 भाषा थी। साथ में बोलेंगे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती, 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएंगे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका की भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती। ये किसकी पत्रिका हो जाएगी? इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी, गांधी जी की पत्रिका थी। और इसकी भाषाएं कितनी थी? तो 4 थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो ये भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले एक व्यक्ति हैं, याद रखेंगे, महान व्यक्तित्व हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। और सर इनको कब मिला था भारत रत्न? तो याद रखेंगे 1997 में। कब मिला था? 1997 में मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति, याद रखेंगे, ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में क्या दिया गया था? तो याद रखेंगे भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, इसको याद रखेंगे, 1997 में दिया गया था। इसके अलावा याद रखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1990 में पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, याद रखेंगे, 1990 में पद्म विभूषण, तथा 1989, याद रखेंगे, 89 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था, ये भी याद रखेंगे, क्या मिला था? पद्म भूषण, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। 1997 में क्या मिला था साथी? याद रखेंगे, क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इसके अलावा 1990 में पद्म विभूषण, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इनके द्वारा साथी एक अच्छा सा मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम चलाया गया था,
उसका नाम क्या था? तो याद रखेंगे इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। सर इसके तहत इन्होंने क्या किया? इनके सहयोग से भारत ने 5 मिसाइलों का डेवलपमेंट किया था। कौन सी? 5 मिसाइलों को। इनको हम साथी पटना नाम से जानते हैं। किस नाम से? पटना नाम से। और याद रखेंगे इन पटना में कौन कौन सी मिसाइलें हैं? तो सबसे पहले पृथ्वी हो जाएगी, अग्नि हो जाएगी, त्रिशूल हो जाएगी, नाग हो जाएगी और क्या हो जाएगी? इसको भी याद रखेंगे, आपकी आकाश हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये 5 मिसाइलों का जो सिस्टम इन्होंने बनाया था इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के तहत। किसने? तो याद रखेंगे APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। इसने भारत को बहुत चल के सहयोग किया था आगे चल के। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है लोहे पर जंग लग जाने के कारण उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। कह रहा है जब लोहे पर साथी जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है? देखो साथी, जब लोहे में जंग लग जाती है तो क्या होता है? सबसे पहले तो याद रखेंगे लोहे में जंग लगती कैसे है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जब लोहे पर जंग लगती है। ठीक है, तो कैसे लगती है? ऑक्सीजन और नमी की जब उपस्थिति हो जाती है तो क्या हो जाता है? लोहे पर जंग लगती है। ठीक है, जब जंग लग जाती है तो क्या होता है साथी? भार बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जंग लगेगी तो लोहे का भार बढ़ जाएगा तथा उसकी आयु घट जाएगी। जब पहले लोहा 1 साल चलना था, याद रखेंगे, लेकिन जब जंग लग गई तो हो सकता है 10 माह ही चले। ठीक है, इस पर भार तो बढ़ जाएगा लेकिन परंतु क्या हो जाएगा? इसकी आयु घट जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे जंग लगने से भार बढ़ता है और आयु घटती है। इसी कारण लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जस्ता यानी कि ZN जस्ता का प्रयोग करते हैं। और इस प्रक्रिया में जस्ता को चढ़ाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया यानी कि गैल्वेनीकरण प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण प्रक्रिया को अपनाया जाता है। याद रखेंगे इसमें जिंक या फिर इसी को जस्ता कहते हैं, इसकी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? तो बात करेंगे मानव शरीर के सबसे बड़े आंतरिक अंग की। तो याद रखेंगे इसका सबसे बड़ा आंतरिक अंग हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। इसी को हम साथी लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, इसी को हम लीवर कहते हैं। और याद रखेंगे जो यकृत है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेंगे। हेपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन कहलाता है। और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे साथी। मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत हो जाएगा, इसे हम लीवर कहते हैं। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। तथा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रख लेंगे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इस दौरान याद रखेंगे जब जो वहाँ के आंदोलनकारी थे, मजदूर थे, वो मांग कर रहे थे कि हमको 75% बोनस दिया जाए। क्या दिया जाए? 75% बोनस दिया जाए। परंतु गांधी जी ने क्या किया? मजदूरों के लिए 35% बोनस दिलवाया था। कितने परसेंट? 35% बोनस दिलवाकर आंदोलन को खत्म कर दिया था। इसको भी याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य हो जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली बार गांधी जी ने इसी आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का उपयोग कहाँ पर किया? तो याद रखेंगे अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन के तहत गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में अपनाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न कह रहा है साथी यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोपीय जो महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे साथी तो माउंट एल्ब्रस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माउंट एल्ब्रस इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथी। और इसकी हाइट के बारे में चर्चा करेंगे तो ये 5642 मीटर है। कितनी? 5642 मीटर इसकी हाइट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा माउंट एल्ब्रस की बात की जाए, देखो यहाँ पर तो ये चोटी की बात हुई, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर एक काकेशस पर्वत श्रृंखला पड़ती है। क्या पड़ती है? काकेशस पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। और ये पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है, याद रखेंगे। यह क्वेश्चन पूछ लेगा यूरोप और एशिया के मध्य में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो काकेशस पर्वत है। इसी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, जो कि 5642 मीटर है। याद रखेंगे, इसी के द्वारा ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और यूरोप और एशिया के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है। ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था?
मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो बात करेंगे मुक्ति दिवस की, तो याद रखेंगे 22 दिसंबर 1939। देखो इसका आंसर तो सीधा सीधा हो जाएगा, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने क्या किया? मुक्ति दिवस मनाया। लेकिन इसका कारण क्या था? तो याद रखेंगे, माफी चाहेंगे, मुस्लिम लीग ने आपका मुक्ति दिवस मनाया था, कांग्रेस ने नहीं। ठीक है, इसका कारण क्या था? तो याद रखेंगे कांग्रेस पार्टी जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध इस समय शुरू हो चुका था। कब? 1939 में। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध साथी शुरू हो जाता है तो इसमें भारतीय सैनिकों को अंग्रेज क्या करते थे? जो भारतीय सैनिक होते थे वो उनको द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज देते थे। तो उन्होंने क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को शामिल करने का विरोध किया था। किसने? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी तो अंग्रेज नहीं माने, उन्होंने फिर भी शामिल किया। तो इसी कारण मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि इस तरह से आप चिल्ला रहे हैं, आपकी किसी ने नहीं मानी, तो आप क्या हो गए? आपका भारत में कोई नेतृत्व नहीं रहा। तो इस कारण क्या कहा इन्होंने? आप लोग मुक्त हो चुके। ठीक है, तो माफी चाहेंगे, मुस्लिम लीग ने क्या किया था? तो इस दिन 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, कांग्रेस जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को शामिल करने पर मना कर रही थी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे, तो इस कारण मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? मुक्ति दिवस। बात करेंगे साथ ही मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। सर की किसने थी? तो याद रखेंगे एक आगा खां नामक व्यक्ति था, आगा खां। और इसके अलावा वहाँ का बंगाल का नवाब हुआ करता था सलीमुल्लाह खां। क्या था? सलीमुल्लाह खां, जो कि ढाका का नवाब था। इसके द्वारा मिलकर के आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा क्या किया गया था? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी को पता हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साथी। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। और इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। इसके अलावा याद रखेंगे 1901 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। देखो हमने पिछली बार देखा था कि कुछ पुस्तकों के बारे में पूछ रहा है कब प्रकाशित हुई, तो याद रखेंगे जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है ये 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी याद रखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साथी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है और ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है। और याद रखेंगे ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। किसके? कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है? तो कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है? तो बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में साथी, तो इसका अनुच्छेद 352 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? तो 352 हो जाएगा। लेकिन अभी हमसे अनुच्छेद पूछा है, हो सकता है अगली बार पूछ ले भाग। तो याद रखेंगे इसमें भाग कौन सा है? तो 18 भाग है। कौन सा भाग? 18 है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है साथी, ये हमने लिया कहाँ से है? तो याद रखेंगे जर्मनी का संविधान है, वीवर संविधान। याद रखेंगे जर्मनी के वीवर संविधान से हमने राष्ट्रीय आपातकाल को लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, जबकि 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। इसको भी याद रखेंगे, ये 1935 के अधिनियम से लिया है। जबकि अनुच्छेद 360 में साथी वित्तीय आपातकाल है, जो कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इन तीनों को हमने देखा। अनुच्छेद 352 जर्मनी के वीवर संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल लिया गया है, जबकि 356 में राष्ट्रपति शासन है, जो कि आपका लिया गया है 1935 के अधिनियम से। इसके अलावा 360 में है आपका वित्तीय आपातकाल, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है रक्त परिसंचरण की खोज का श्रेय किसको जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। रक्त परिसंचरण की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो बात करेंगे रक्त परिसंचरण की खोज की साथी। इसकी खोज की थी साथी विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे नामक व्यक्ति थे, इनके द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। सर कब की गई थी? तो याद रखेंगे इनकी खोज की गई थी 1628 ईस्वी में। कब की गई थी? 1628 ईस्वी में रक्त संचालन या फिर रक्त परिसंचरण की खोज की थी। किसने? विलियम हार्वे ने। ठीक है, और इस कारण इन्हें रक्त परिसंचरण का क्या कहते हैं? पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ रक्त परिसंचरण। ठीक है, और रक्त परिसंचरण का जो अध्ययन है साथी क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रख लेंगे, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। रक्त परिसंचरण का खोज का श्रेय विलियम हार्वे को दिया जाता है। रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है मुगल काल के दौरान किसके शासनकाल में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो बात करेंगे मुगल काल के दौरान वह कौन सा शासनकाल था जिसे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो याद रखेंगे जहांगीर का शासनकाल।
याद रखेंगे। इसी को हम कहते हैं सलीम। क्या कहते हैं साथी? सलीम के नाम से इसको जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। जहांगीर के शासनकाल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। किसका? चित्रकला का स्वर्णकाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसको साथी चित्रकला बहुत पसंद थी, इसी कारण इसने आगरा में क्या बनवाया था? तो जहांगीरी चित्रशाला बनवाई थी। क्या बनाई थी? जहांगीरी चित्रशाला। क्वेश्चन पूछेगा आपके से, जहांगीरी चित्रशाला का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो आगरा में किया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इसके अलावा इसके दरबार में कुछ व्यक्ति रहते थे जो कि चित्रकला करते थे। उनमें से प्रमुख व्यक्ति थे दौलत खां। कौन थे? दौलत खां, अबुल हसन था, उस्ताद दमसूर था। कौन था? उस्ताद दमसूर। ये 3 व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध थे जो कि आपके जहांगीर के शासनकाल में रहते थे और चित्रकला बनाते थे। ठीक है, याद रखेंगे। दौलत खां, अबुल हसन, उस्ताद दमसूर। ये चित्रकार किसके दरबार में रहते थे? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थे साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और क्वेश्चनों का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपसे निवेदन है, एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ एक बार से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रतिदिन शाम 8:30 बजे आपको ये क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, देखते रहिए GSF बाई DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल। ठीक है, जय हिंद।